हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ संदीप कुमार। मैं आप सभी के लिए आने वाले सीटेट एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है उसके लिए क्लासेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ अपने ही यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है सोशल विद संदीप। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है सोशल विद संदीप। ठीक है, इस चैनल पे मैं आई होप कि आप सभी को जो कंटेंट के अकॉर्डिंगली जो चीज़ें प्रोवाइड करानी है वही सारी कराते रहूँ। ठीक है, और मैं आपको सीटेट के जो न्यू एग्ज़ाम पैटर्न है, मतलब जिस तरह से क्वेश्चन फ्रेमिंग हो रही है एग्ज़ाम में, उसी के बेस्ड पे ही क्वेश्चन लेकर आऊँगा, उसी के बेस्ड पे ही मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊँगा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या, पूरी एक समराइज़ करवाऊँगा चीज़ों को। क्लास 6th, क्लास 7th और क्लास 8th की NCERT बेस्ड सारी की सारी चीज़ें मैं यहाँ लिखवाऊँगा अपने इस चैनल पे, इस क्लासेस में। आई होप कि आपको ये चीज़ें पसंद आएंगी, आप इसको ध्यान से देखेंगे भी और समझेंगे भी। ठीक है, रही बात मेरे चैनल के बैकग्राउंड की, जैसा कि बाकी यूट्यूब चैनल्स पे बैकग्राउंड बहुत अच्छा है ना। एक पहले से एक टैग आ जाता है कि ऐसा है क्लासेस, अब क्या है तब क्या है लिखा आता है, वो हर कोई करता है, विच इज़ वेरी गुड। बट मेरी क्लासेस में ऐसा नहीं है, तो शायद आपको इस वजह से ये चीज़ें ज़्यादा अजीब लगेंगी और मैं नहीं चाहूँगा कि आप इस वजह से ना देखें। तो आप मेरी क्लासेस को देखिए, मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें, शेयर भी करें, क्योंकि इसमें मैं जितनी भी चीज़ें कराऊँगा आपको सब NCERT बेस्ड ही होगी, A to Z सारी। ठीक है, क्लास 6 की, क्लास 7 की, क्लास 8 की, सोशल जो भी है सारा का सारा टॉपिक मैं कवर कराऊंगा यहाँ पे अपनी इस क्लास में, हर जो डेली क्लासेस होंगी उसके बेसिस पे। ठीक है, और इसके बाद हम पेडागोजी सेक्शन भी करेंगे, लेकिन पेडागोजी से पहले हम अपनी NCERT को कवर अप करेंगे। जो आपका 2023 का जो सीटेट एग्ज़ाम होंगे उसके लिए बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर करोगे इस क्लास के थ्रू। आई होप कि आप मेरी इस क्लासेस को देखोगे, बैकग्राउंड को छोड़ देना। क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि शायद आप जब ऑन करेंगे क्लासेस को तो आपको लगेगा कि ये क्या ही चल रहा है, मतलब फीका फीका सा है ना। बट हर चीज़ फीकी हो तो इसका मतलब ये नहीं वो सब कुछ फीका हो। तो मेरा कंटेंट बहुत अच्छा ही डिलीवर होगा यहाँ पे होपफुली। ठीक है, क्योंकि मैंने खुद अपनी ये चीज़ें तैयारी की हैं, इस चीज़ को किया है, NCERT से सारी चीज़ें लिखी हैं, पढ़ी हैं। ठीक है, यकीन नहीं होगा तो मैं कभी आपको NCERT की सारी किताब भी दिखा दूंगा बाकायदा यूट्यूब चैनल पे ही, कि देखो मैंने खुद से ही रीड करा है, लाइन बाय लाइन लिखा, सब कुछ करा है। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं है कि मैं कहीं से उठा के ला रहा हूँ, और नकल करना हमेशा काम नहीं आता है, तो बेहतर है कि अपनी चीज़ें करें, है ना। तो मैं आपके लिए ही NCERT बेस्ड सारी चीज़ें लेकर आ रहा हूँ, जिसमें मैं आज आपके साथ क्लास 6 से स्टार्ट करूँगा। तो क्लास 6 की ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, फिर क्लास 7 की ज्योग्राफी होगी, फिर क्लास 8 की ज्योग्राफी होगी, ऐसी क्लास 6 की हिस्ट्री होगी, फिर 7 की हिस्ट्री होगी, फिर 8 की हिस्ट्री होगी, फिर क्लास 6 की पॉलिटिकल साइंस या सामाजिक विज्ञान जिसे कहते हैं। ठीक है, सिविक भी कहते हैं, पॉलिटिकल साइंस भी। ठीक है, सोशल साइंस, है ना, जो एक पूरा ये टर्म है जिसमें ये सारी चीज़ें आ रही हैं, है ना। और क्लास 7 की भी सिविक की बुक, क्लास 8 की भी। तो हम ये सारी की सारी कॉन्टिन्यूटी के साथ करेंगे और इसी तरह से करेंगे, पहले 6, 7 देन 8। ठीक है, आई होप मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी करेंगे और शेयर और लाइक भी करेंगे। माय चैनल नेम इज़ सोशल विद संदीप। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट क्लास, जो अपकमिंग जो सीटेट एग्ज़ाम है 2023 का, जिसमें आपकी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, जहाँ पे बच्चे बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं, माइंड में बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं। और हाल ही फिलहाल में अभी जो सीटेट का रिज़ल्ट आया इसमें भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपीयर तो हुए थे, अगर 15 से 16 लाख लोगों ने भरा भी है फॉर्म, अराउंड 16 लाख, 15.5 या 16 लाख लोगों ने पेपर 2 में जो अपीयरिंग के लिए जो एग्ज़ाम के लिए फिल किए थे फॉर्म, जिसमें से 12 से 12.5 या 13 लाख अप्रोक्सली लोगों ने पेपर दिया, बट 5 से 6 लाख ही लोगों ने निकाला है। तो सोचिए 12.5 या 13 लाख लोग पेपर देने गए हैं, जिसमें से हाफ भी ढंग से नहीं निकाल पा रहे हैं पेपर 2 का।
सीटेट का, तो सोचिए कितना डिफ़िकल्ट तरीके से बच्चों को फेस आउट करना पड़ रहा होगा, क्योंकि अब जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें न्यू थोड़ा सा चेंजेस ये हो गया कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। कथन दे रहे हैं कि कथन 1 कथन 2, अब इसको पढ़िए तो दोनों में से दोनों सही हैं। ऑप्शन नीचे दे रहे हैं कि ये दोनों ही कथन सही है, या दोनों में से कोई केवल एक सही है, या केवल 2 ही सही है, पहला गलत है ना। इस तरह से क्वेश्चन घुमा रहे हैं, या इस तरह से चीज़ों को बताए जा रहे हैं उसमें, जो आपके लिए बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट कर सकता है। और वो कन्फ्यूज़न कैसे दूर होगी? सोशल विद संदीप चैनल के थ्रू, ठीक है, जिसमें मैं एनसीईआरटी बेस्ड सारी कराऊंगा, जिसमें हर एक स्टेप बाय कराऊंगा। तो आप जब वो स्टेप बाय सारी चीज़ें पढ़ेंगे, समझ के रखेंगे, याद रखेंगे, तो डेफिनेटली आपको कोई सा भी क्वेश्चन दे दे सीबीएसई का ये सीटेट एग्ज़ाम, आप डेफिनेटली समझ के ही कर पाओगे और अच्छा करोगे। तो आई होप हम अपनी इस क्लास में आपको वो सारी चीज़ें ईजिली और अच्छे तरीके से दे पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल सोशल विद संदीप के साथ फर्स्ट क्लास, ठीक है, 2023 सीटेट के लिए। तो वेट कर लीजिए। ओके, तो क्लास 6 के ऊपर लिखा हुआ है मैंने, क्लास 6 ज्योग्राफी, जिसकी बुक का नाम हिंदी में अगर देखो तो पृथ्वी हमारा आवाज़ करके लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है क्लास 6 का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें ही बताया हुआ है। ये सारा मैं समराइज़ बताऊँगा, ठीक है। ये नहीं कि अच्छा ये क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन, इसमें जो क्वेश्चन बन सकते हैं ना इंपॉर्टेंट, वो सारा ही समराइज फॉर्म में मैंने लिखा हुआ है। तो डोंट वरी, मैं सारा का सारा ही अच्छे से कराऊंगा। अगर आपको यकीन नहीं होगा तो भी आप अपने आसपास की या खुद के घर में कोई हो उसकी बुक से मैच कर लेना। मैं बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड ही सारी चीज़ें कराने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है आकाश में टिमटिमाहट कुछ चंद्रमा के समान, चंदा मामा के समान, ठीक है, चंद्रमा के समान चमकते हैं। अब जैसे चंद्रमा रात में चमकते हैं, है ना, दिन में भी निकलता है, बट दिन में वो कहीं ना कहीं अपनी रोशनी उनकी छुप जाती है, चंदा मामा की हमारे, है ना। रात में क्या होता है, वो बहुत चमकते हैं, और उन कभी कभी तो हम कहते हैं वाह उजियाली रात आ गई, है ना, चंद्रमा को देख करके, क्योंकि वो इतनी रोशनी फैला देता है कि पूरे जगह जगमगाहट होती है। उस दिन तो ऐसा लगता ही नहीं कि लाइट की ज़रूरत है ना। तो आकाश में टिमटिमाहट कुछ चंद्रमा के समान चमकते हैं। तो चंद्रमा के समान ये स्टेटमेंट में ऐसे क्वेश्चन अब आने के चांसेस होंगे, है ना, कि आकाश में टिमटिमाहट कुछ चंद्रमा के समान होते हैं, ऐसा लिखा आएगा। या हो सकता है इसको चेंज कर दे कि आकाश में टिमटिमाहट कुछ चंद्रमा के समान नहीं चमकते हैं, ऐसे स्टेटमेंट में क्वेश्चन दे देंगे। तो आपको लगेगा हाँ चमकते तो नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में क्या बताया कि नहीं चमकते हैं चंद्रमा के समान, है ना। तो यहाँ पे हमें वही देखना है कि ध्यान रखना है, हर एक लाइन को ध्यान से समझना है, ठीक है। तो आकाश में टिमटिमाहट कुछ चंद्रमा के समान चमकते हैं, पूर्ण चंद्र 1 महीने में एक बार देख सकते हो। ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन सारे पूछे जाने के चांसेस हैं, ठीक है, कि पूर्ण चंद्रमा या चंद्र को आप महीने में एक बार देख सकते हैं। पूर्ण चंद्रमा वाली रात, जिसे हम पूर्णिमा भी कहते हैं, या जो पूर्णिमा कहलाती है, तो ये स्टेटमेंट में दिया जाएगा कि पूर्ण चंद्र को महीने में एक बार ही देखा जाता है। तो हाँ सही कथन है। इसी पूर्ण चंद्रमा वाली रात को हम पूर्णिमा भी कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो दोनों कथन सही हो गए, है ना। तो ये कथन बेस्ड भी आपको समझना है लाइन वाइज। इस चंद्रमा को 15 दिन के बाद नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि 15 दिन के बाद ये एक नए चांद की रात होती है, जिसको हमने क्या नाम दे दिया, अमावस्या की रात, ठीक है। इसको हमने क्या नाम दे दिया, अमावस्या की रात, ठीक है, जो कितने दिन बाद होती है, पूर्णिमा के 15 दिन बाद, जिसको हम पूर्णिमा वाले चांद को नहीं देख सकते। पूर्णिमा मतलब जैसे पूरा चांद, ठीक है, और जो फिर 15 दिन बाद एक नया चांद आएगा जिसको हमने अमावस्या की रात कह दी, ठीक है। नीचे लिखा हुआ है रात को जो वस्तु या वस्तुएं चमकती हुई दिखाई देती हैं उसे खगोलीय पिंड कहा जाता है। जैसे आप देखते हो ना एस्टेरॉइड मीटेरॉइड ऊपर चल रहे होते हैं ना, तो ऊपर जो वस्तुएं रात में चमकती हुई दिखाई देती हैं उसे हम खगोलीय पिंड कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहा गया है, खगोलीय पिंड, जो चमकती हुई दिखाई देती है रात के समय में, दिन में नहीं, रात के समय में हम बात कर रहे हैं कि रात में जो चमकती हुई दिखाई देती है। स्टेटमेंट के हिसाब से मैं आपको थोड़ा सा इस पर स्ट्रेस दे रहा हूँ कि रात को जो वस्तुएं चमकती हुई दिखाई देती हैं
वो खगोलीय पिंड कहलाती हैं। ठीक है, जो किससे बना होता है, जो गैसों से बनी होती है। और इन्हीं पिंडों को, जो कि गैस से बनी होती है, जिसमें गैसीय मात्रा या गैसीय ऊर्जा ज़्यादा होती है, इन्हीं पिंडों को हम क्या नाम देते हैं, तारे या तारा। तो तारे कोई पत्थर वैसे नहीं है, सारे गैसीय वस्तुएं हैं आसमान की। ठीक है, जो चमकती हुई प्रतीत होती हैं। तो ये सारी की सारी क्या है, गैसों से बनी हुई हैं। इन्हीं पिंडों को तारा भी कहते हैं। लिखा हुआ है ना मैंने कि इन पिंडों को तारा भी कहते हैं। उदाहरण में देखो तारा का क्या, तारे का एक उदाहरण क्या दिया है, उदाहरण के तौर पे सूर्य यानी कि सूरज। ठीक है, चंदा मामा, सूरज मामा, हम ऐसे बोलते रहते हैं ना। तो उदाहरण के तौर पे सूर्य एक चमकता तारा है। तो यहाँ पे सूरज एक चमकता तारा है। तो अभी क्या बताया कि जो चमकते हुए तारे हैं वो सारे कैसे बने हुए, गैसीय, गर्म गैसीय से, है ना, गैसीय ऊर्जा। तो सूरज भी एक गैसीय ऊर्जा का है, एक चमकता हुआ रूप है ना, जो दिन में चमकता है, और चंदा मामा रात में चमकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो पहला इसमें क्या बताया, देखो पूर्णिमा यानी कि पूरे चांद वाली रात, जिसको हमने पूर्णिमा कहा। ठीक है, पूर्णिमा वाली रात। और ये कब होता है, जब महीने में एक बार पूरा चांद दिखता है वो। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि महीने में एक बार जब पूरा चांद दिखता है उसे पूर्णिमा वाली रात कहते हैं। उसी के बाद 15 दिन जब हो जाता है तो 15 दिन के बाद हम इसको नहीं देखते। और जब 15 दिन के बाद एक नया चांद आता है तो 15 दिन के बाद नए चांद की जो रात होती है उसको हमने अमावस्या की रात कही है। 15 दिन के बाद, ठीक है, नए चांद की रात अमावस्या कहलाती है। लास्ट में लिखा हुआ है कि जो वस्तुएं रात में चमकती हुई दिखाई देती हैं वो सारी खगोलीय पिंड का एक खगोलीय पिंड है। ठीक है, जो कि गैसों से बनी होती हैं। और इन्हीं पिंडों को हमने तारे का नाम दे दिया है। जो आसमान में सारे तारे चमक रहे हैं रात के समय में, जो चमकती हुई वस्तुएं प्रतीत होती है आसमान में, जितनी भी चीज़ें, वो सारी की सारी क्या है, गैसीय वस्तुएं हैं। सारी की सारी गैसों से बनी हुई हैं। ठीक है, और इन पिंडों का एक उदाहरण, खगोलीय पिंड का एक उदाहरण क्या है, या फिर जो चमकती हुई वस्तु में जो एक उदाहरण है वो क्या है, सूर्य, सूरज। सूरज जैसे रात में नहीं चमकेगा, दिन में चमकेगा, ऐसी चंद्रमा रात में चमकेगा, दिन में नहीं पता चलेगा, है ना। तो दोनों ही वस्तुएं अपने अपने अनुसार, अपने रात और दिन के अनुसार चमकती हुई प्रतीत होती हैं, गैसों से बनी होती हैं। ठीक है, उदाहरण में दिखा दिया है मैंने कि सूर्य एक चमकता तारा है नीचे। ठीक है, लिखा हुआ है। तो अगली पॉइंट्स को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो वहाँ तक आपको समझ में आ गया। आगे क्या लिखा हुआ देखिए, नक्षत्र मंडल। ठीक है, नक्षत्र मंडल क्या है, तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई अलग अलग आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहते हैं। ठीक है, हम कहते हैं ना तुम्हारा नक्षत्र खराब है, जैसे किसी को बोल देते हैं, पंडित जी बोलते हैं, अक्सर हम यही सुनते हैं ना पंडित जी के मुँह से ही, या घर में बड़े बुजुर्ग कभी कहते थे कि इसका तो नक्षत्र खराब चल रहा है, या इसका नक्षत्र बड़ा अच्छा चल रहा है, या तेरे नक्षत्र ठीक है ना। नक्षत्र मतलब जो तारों की स्थिति है, तारों की जो समूह है ना, जो तारों की स्थितियां हैं हमारे राशि में, हमारे नाम, हमारे अपने जीवन में। तो उस समय आपने ये नक्षत्र वर्ड सुना होगा, है ना। तो नक्षत्र मंडल, मंडल को, नक्षत्र मतलब एक तरह से तारे, ठीक है, और मंडल मतलब समूह, ऐसे याद रख सकते हो। नक्षत्र मतलब तारे को हम कह रहे हैं, और मंडल एक ग्रुप यानी कि एक समूह, ये मेरा मंडल है, ये मेरा ग्रुप है, यानी कि एक समूह। तो नक्षत्र मंडल मतलब तारों का समूह। ठीक है, नक्षत्र मतलब तारे और मंडल मतलब ग्रुप, मंडल मतलब समूह या ग्रुप। ठीक है, तो तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई आकृतियों को, जो अलग अलग आकृतियां आप आसमान में देखते हो ना, कभी तारे किधर दिखते हैं, कभी किधर दिखते हैं, कभी किस आकृति में, कभी किस तरह से रूप में दिखते हैं, तो जो अलग अलग आकृतियां हैं, जो अलग अलग समूह हैं, उन्हीं तारों के अलग अलग आकृतियों को हमने क्या नाम दे दिया, नक्षत्र मंडल। मंडल मतलब बता दे समूह, तो तारों का समूह जिसको हमने नक्षत्र मंडल कह दिया है। ठीक है, इसका एक उदाहरण मैंने लिखा हुआ नीचे, अर्सा मेजर, ये इंग्लिश वर्ड है, या फिर मतलब इंग्लिश और हिंदी दोनों में यूज़ कर लेते हैं, नॉर्मली इस तरह से भी लिखते हैं।
तो अगर आप देखोगे तो आर्सा मेजर भी लिखा हुआ है इंग्लिश में, ठीक है, या फिर बिग बियर कहते हैं, है ना। बिग बियर मतलब बहुत सारी जो तारों के समूह हैं उसको, ठीक है। नीचे लिखा हुआ है सप्त ऋषि, ठीक है, सप्त ऋषि यानी कि 7, आपने सुना होगा 7 तारों का समूह। सप्त ऋषि यानी 7 तारे। लेकिन मैंने आगे क्या लिखा हुआ है, देखो सप्त तो पता है कि 7 हो गया, ऋषि मतलब मुनि या संत, है ना। तो सप्त ऋषि का सीटेट में अगर ये क्वेश्चन आए तो इसमें चेंजेस क्या कर सकते हैं कि सप्त ऋषि को 7 तारों का समूह ना कह करके क्या लिखा आएगा कि सप्त ऋषि 7 संतों का समूह होता है। तो आपको ये कथन में दे दिया जाएगा, बोलेगा कि ये बताओ कि सही, पूछेगा कि कौन सा सही है इसमें से। तो अगर किसी को यही पता नहीं हो कि सप्त ऋषि मतलब 7 ऋषियों का या 7 संतों का समूह भी कहलाता है और 7 तारों का समूह भी है, तो जब किसी को ये पता ही नहीं होगा कि 7 तारों का समूह या सप्त ऋषि को ही हम 7 संतों या 7 ऋषि मुनियों का रूप या समान मानते हैं, तो आप आंसर गलत कर दोगे स्टेटमेंट में। तो बेहतर है कि आप धीरे धीरे चीज़ों को समझें कि सप्त ऋषि को हम 7 तारों का समूह तो कहते हैं, ठीक है, लेकिन इसी को हम दूसरा क्या नाम दे रहे हैं, सप्त ऋषि यानी 7 ऋषि यानी कि 7 संतों का समूह भी कहा गया है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ध्रुव तारा क्या है ये देखते हैं। ध्रुव तारा क्या है, ध्रुव तारा हमेशा एक ही स्थान पर रहने वाला तारा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आज भी एक स्थान पे जो तारा निकला है वो कल भी वही निकलेगा, वो परसों भी उधर ही निकलेगा, हर एक दिन वो एक तारा उसी दिशा में हमेशा निकलेगा, ठीक है। अब ध्रुव तारे की खास बात क्या है वो देख लेते हैं। तो ध्रुव तारा क्या है, जो हमेशा एक ही स्थान पे रहता है। सबसे पहली बात तो यही हो गई, ध्रुव तारा क्या होता है, हमेशा कहाँ रहता है, एक ही स्थान पर रहता है। और वो कौन सा स्थान है, वो है उत्तर दिशा। तो आप अपने अकॉर्डिंगली आपका जो डायरेक्शन या जो फेज जिस तरह से होता है, आप उसके अकॉर्डिंगली देखोगे कि आपका जो उत्तर दिशा है, नॉर्थ डायरेक्शन जो है, उस साइड में आपको ध्रुव तारा देखने को मिलेगा, ठीक है। ध्रुव तारे की और क्या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं, वो ये है कि ध्रुव तारों की स्थिति का पता या स्थिति का पता कैसे चलता है या कैसे हम जान सकते हैं ध्रुव तारों को। वो देखो लिखा हुआ कि ध्रुव तारों की स्थिति सप्त ऋषि यानी कि 7 ऋषि या 7 संत या 7 तारों के समूह की मदद से जान सकते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है, किसी को कन्फ्यूज़न होती है ना कि ध्रुव तारा कहाँ है, कैसे देखें। तो अगर किसी को डायरेक्शन में कहीं गड़बड़ी लगती है कि भैया नॉर्थ डायरेक्शन कौन सा है, मतलब उत्तर दिशा कहाँ है, कई लोगों को नहीं पता चलता है फिर भी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि खैर वो छोड़ो। तो अगर किसी को नहीं पता चलता है तो वो ऊपर देख करके 7 तारे अलग अलग समूह में नहीं बल्कि एक साथ 7 तारों का एक समूह बनता हुआ दिखेगा आपको। अचानक से दिखता है, मैंने भी देखने की कोशिश की और मुझे दिखा भी है कि 7 तारे अलग अलग ऐसे करके जो होते हैं वो एक आकृति में आ जाते हैं। अलग अलग 7 तारे हैं लेकिन वो 7 तारे एक आकृति में, एक 7 तारे मिलकर एक समूह बना लेते हैं, जो थोड़ी सी डिब्बा और एक ऐसी पूंछ जैसा बन के निकलेगा, ठीक है। थोड़ा सा डिब्बा जैसा हल्का सा डिब्बे जैसी आकार में आते हुए और एक पूंछ जैसा बनता हुआ दिखेगा। ये 7 तारों का समूह होगा जो आपको दिखेगा। उसी तारों के समूह से आप किसका पता लगा सकते हैं, ध्रुव तारे का, ठीक है। और इसकी खास बात क्या देखते हैं, जो वस्तुएं चमकती नहीं है। अब यहाँ पे देखो ध्रुव तारा जो ऊपर है वो तो तारे रात में चमकता ही है ना, लेकिन यहाँ पे एक और क्या अनोखी बात है कि जो वस्तुएं चमकती ही नहीं है, तो अब भाई उसका क्या करें। तो यहाँ पे देखो बता रखा है कि भैया जो चमकती नहीं है कोई बात नहीं चमकती तो कोई दिक्कत नहीं है, हम क्या करेंगे, हम दूसरों की ऊर्जा से उसको चमका सकते हैं, है ना। तो आगे क्या लिखा हुआ है कि जो वस्तुएं नहीं चमकती तो वह तारों की मदद से चमकती हैं। जो वस्तुएं नहीं चमक पा रही हैं वो किसकी मदद से चमकती हैं, तारों की, क्योंकि तारों का इतना सारा समूह है आसमान में और सब जगमगाता हुआ प्रतीत होता है और उनकी जगमगाहट से ही आसपास की चीज़ें वैसे ही चमकना शुरू हो जाती है ना, वो भी प्रतीत होती है कि चमक रही है ना। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। तो ध्रुव तारे से संबंधित स्टेटमेंट में आ सकता है सप्त ऋषि यानी 7 संत और 7 तारे के समूह, दोनों स्टेटमेंट में हो सकते हैं या दोनों में से एक देगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ध्रुव तारे से संबंधित स्टेटमेंट चेंज करके दी जा सकती है ना,
लेकिन आपको ध्यान रखना कि जो ध्रुव तारा है इसको हम कैसे जानते हैं कि ध्रुव तारा एक ही जगह पे पाए जाने वाला तारा है और वो जगह उत्तर दिशा है, नॉर्थ डायरेक्शन में। ठीक है, ध्रुव तारे की स्थिति का हम पता कैसे लगाते हैं? सप्तऋषि के यानी कि 7 ऋषियों या 7 संतों या 7 तारों के समूहों के द्वारा ध्रुव तारे की स्थिति का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, आप आसमान में देखोगे 7 तारे का एक समूह बनता हुआ दिखेगा। ठीक है, मैंने बता दिया कि वो थोड़ा सा डिब्बे जैसा और एक पूंछ जैसा ऊपर जाते हुए ऐसे कुछ करके दिखेगा, वो आपको ध्यान देना है। उसकी मदद से आपको ध्रुव तारे की स्थिति का पता चलेगा। अगर नहीं पता चलता है तो भी आप अपने अकॉर्डिंग जो आपका नॉर्थ डायरेक्शन होगा, आपके अनुसार आपका जो उत्तरी दिशा पड़ेगी, वहाँ पे आपको ये हमेशा ही डेली पाया जाएगा। आज भी निकलेगा, कल भी वही रहेगा, परसों भी वही रहेगा, हर एक दिन वो उसी जगह निकलेगा। तो इससे भी आपको आइडिया मिल जाएगा कि ये आपके उत्तर दिशा है। ठीक है, थोड़ा सा एक पीछे रह गया पॉइंट कि जो वस्तु नहीं चमकती वो किसकी मदद से चमकती है? तारों की मदद से। जो आसमान में तारे हैं, उन इतने सारे तारे हैं, उनकी जगमगाहट से, उनकी चमचमाहट से क्या होता है, दूसरी वस्तुएं भी आसमान में जो नहीं चमकती है वो भी इतने सारे तारों के बीच में आकर के क्या होती है, तारों की वजह से चमकने लगती है। क्योंकि तारे इतने सारे हैं, उनकी मदद से बाकी वस्तुएं जो नहीं चमक रही वो भी क्या करती है, चमकने लगती हैं। ठीक है, इसी को क्या कहा गया है? ग्रह। अब जो ग्रह हैं हमारे अलग अलग ग्रह हैं, तो सारे ग्रह तो चमकेंगे नहीं, है ना। तो हर एक ग्रह में जो ग्रह सारे हैं वो जो नहीं चमक रहे हैं, तो वो किसकी मदद से चमकते हैं, किसकी मदद से वो वहाँ पे उजियारा वगैरह पता चल रहा है? यही जो हमारे ध्रुव तारे के साथ अन्य तारों का जो समूह है, ठीक है, पूरा जो बिग बियर है या आर्सा मेजर है, उसी के द्वारा बाकी सारे ग्रह जो हैं वो चमकते हुए प्रतीत होते हैं। क्योंकि उनमें अपनी खुद का प्रकाश नहीं होता, तो वो क्या करते हैं, दूसरों की मदद से, दूसरों के चमक से अपने आप को चमकता हुआ प्रतीत महसूस करते हैं, है ना। तो अभी नेक्स्ट भी देखते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे मैंने और भी कुछ लिखा हुआ है, तो इसको भी देखते हैं। ठीक है, ग्रह। ठीक है, तो ग्रह क्या है, जिस ग्रह है क्या, ये कहाँ से आया है, कौन सा शब्द है, ये भी देखते हैं। तो ग्रह जिसका ग्रीक नाम प्लैनेटाई, ठीक है, प्लैनेटाई है। ग्रह क्या है? ग्रह जिसका ग्रीक नाम प्लैनेटाई है। ठीक है, प्लैनेट जैसे आप बोलते हो ना, प्लैनेट है हमारा ग्रह, तो ऐसे ध्यान रखना है कि प्लैनेटाई यानी कि ग्रह, हिंदी में जिसको बोला है उसी का ग्रीक वर्ड क्या है, प्लैनेटाई। तो जो हम बोलते हैं ना कि प्लैनेट है, हम प्लैनेट पर जाएंगे, ये प्लैनेट है हमारा, तो प्लैनेट यानी कि ग्रह। ठीक है, तो ग्रह हिंदी में हम बोल रहे हैं, तो वहीं उसका जो इंग्लिश वर्जन हम बोलते हैं प्लैनेट, तो उसी को कौन से शब्दों से लिया गया है, कौन सी भाषा का ये शब्द है प्लैनेट? वो है ग्रीक भाषा का। ठीक है, ग्रीक भाषा का। ठीक है, जिसका मतलब क्या है, लिखा हुआ है कि मतलब परिभ्रमक, भ्रमक है, परिभ्रमक। ठीक है, परिभ्रमक यानी कि चारों ओर परिक्रमा करने वाला या घूमने वाला। ठीक है, जैसे आपने देखा ना, हम पेड़ जो लोग पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, एक पूजा का दिन आता है ना, तो जिसमें हम देखते हैं कि बरगद पेड़ की पूजा होती है ना, तो वो क्या होता है, उस दिन हम परिक्रमा करते हुए देखते हैं स्त्रियों को, है ना, जो हमारी मम्मियाँ होती हैं या जो इस तरह के व्रतों को करती हैं, तो वो क्या करती हैं, पेड़ के, उस वृक्ष के चारों ओर घूमती हैं, परिक्रमा करती हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे जो ग्रह है, जिसको हमने ग्रीक भाषा से लिया है एक शब्द, उसका नाम है प्लैनेटाई। ठीक है, प्लैनेटाई, जिसका मतलब है परिभ्रमक। परिभ्रमक मतलब चारों ओर घूमने वाला। ठीक है, पृथ्वी आगे लिखा हुआ है, पृथ्वी भी एक ग्रह ही है, क्योंकि पृथ्वी हमारी घूमती है ना, चारों ओर घूमती है ना। और ये कहाँ पे घूमती है, किसके आसपास है, वो भी हम आगे जानेंगे। ठीक है, तो पृथ्वी क्या है, पृथ्वी भी एक ग्रह ही है जो चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, हमारा प्लेनेट में एक पृथ्वी जो है वो भी सारी जगह घूमता रहता है। ठीक है, हमारा पृथ्वी कौन से नंबर पे है, 3rd नंबर पे। अगर हम देखें तो ये क्या है, 3rd नंबर का ग्रह है। ठीक है, और
ठीक है। तो पृथ्वी आपका ध्यान रखना है कि ये हमारा तीसरे नंबर का ग्रह है, लेकिन अगर हम बोले सबसे बड़े से छोटे आकार में पृथ्वी कौन से नंबर पे, तो 5वें नंबर पे। क्यों है वो बाद में बताऊंगा जब आप आगे क्लास करेंगे तो, ठीक है। तो अभी यहाँ ध्यान देते हैं कि पृथ्वी भी एक ग्रह है। यह सूर्य से, ये क्या है, यह सूर्य से प्रकाश या ऊष्मा लेती है, ठीक है। तो पृथ्वी कहाँ से सारी एनर्जी लेती है? सूरज से, ठीक है। जो सूरज हम, जैसे आप चंदा मामा, सूरज मामा बोलते हो, तो सूरज जो हैं हमारे सूरज मामा, ठीक है, वहाँ से सारी जो एनर्जी है वो कहाँ आपको मिल रही है, कौन ले लेता वहाँ की एनर्जीज? मोस्टली हमारी अर्थ, ठीक है। पृथ्वी हमारी वहाँ से सारी शक्तियाँ, मतलब सूरज से, जो जैसे हम कहते हैं ना खाने पे इंसान के शरीर में एनर्जी शक्तियाँ रहती हैं, वैसे ही ठीक पृथ्वी जो सूरज से प्रकाश लेती है, ऊष्मा लेती है, शक्ति लेती है, ठीक है। सूर्य जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा होता है, ये भी ध्यान रखना है, सूरज, ठीक है। सूरज क्या है? पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा होता है, ठीक है। इसकी स्थिति कैसी कैसी है वो भी हम लिखवाएंगे। तो अभी फ़िलहाल इतना ध्यान रखना कि पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है जिसमें हम रहते हैं, हम ह्यूमन बींग्स, है ना। तो हम कहाँ रहते हैं? पृथ्वी में। पृथ्वी क्या है? एक तरह का प्लेनेट है, ग्रह है। प्लेनेट वर्ड कहाँ से आया है? ग्रीक भाषा से आया है। प्लेनेट कहाँ का वर्ड है? ग्रीक का, ठीक है। और प्लेनेट मतलब क्या बोलते हैं? ग्रह। पृथ्वी भी एक ग्रह है, ठीक है। उस ग्रह में हम मनुष्य, हम सब रहते हैं धरती पर, ठीक है। यह पृथ्वी जिसमें हम रहते हैं, जो कि सूरज से ही सारी शक्तियाँ, ऊष्मा, प्रकाश सब कुछ लेती है। सूरज जो कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा भी होता है, ये भी ध्यान रखना है कि सूरज पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा इनमें से कौन सा है? क्वेश्चन पूछा जाएगा सीटेट में कि इनमें से, निम्न में से सूरज किसके सबसे नज़दीक का तारा है? तो आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, है ना। ऑप्शन में होगा कि पृथ्वी है, या शनि है, या फिर बृहस्पति ग्रह है, या यूरेनस है ना। तो इस तरह से नाम दिए जाएंगे, तो आपको पता होगा तो आप टिक करोगे कि भैया नहीं, सूरज तो पृथ्वी के नज़दीक का ग्रह है, शनि या फिर बृहस्पति इन सब के या मंगल ग्रह का नज़दीक का कोई तारा नहीं है सूरज। सूरज किसके नज़दीक का तारा है? पृथ्वी। हमारे पृथ्वी के सबसे नज़दीक सूरज दिखता है हमें, ठीक है। उनकी स्थिति, खगोलीय स्थिति के अनुसार अगर हम देखते हैं तो, ठीक है, जो भी हमारा जो ग्रह है, यानी कि प्लेनेटाए या प्लेनेट, ठीक है। आगे मैंने लिखा हुआ कि बृहस्पति, यानी कि जैसे हम इसको मैंने स्लैश करके लिखा हुआ वीर, जैसे वीर बृहस्पति ग्रह, जैसे बृहस्पति देव होते हैं ना, जैसे हम बोलते हैं, तो वैसे ही बृहस्पति ग्रह या वीरवार जैसे हम बोलते हैं, वीर ग्रह ऐसे भी बोल सकते हो ना। तो बृहस्पति, शनि ग्रह तथा यूरेनस, ठीक है, ये सारे प्लैनेट भी हैं एक तरह से, ठीक है। एक तरह से है नहीं, ये है एक्चुअल में है, एक तरह से नहीं बल्कि हैं, ठीक है। तो बृहस्पति ग्रह, शनि ग्रह तथा यूरेनस, और ठीक है, क्या है ये सारे ग्रह हैं। और कैसे ग्रह हैं? ये वह ग्रह है जो चारों ओर से छल्ले वाले होते हैं। छल्ले मतलब कि जब ये सारे जो ग्रह हैं, इन सारे ग्रह में एक खास बात क्या है कि जो बृहस्पति ग्रह है, शनि ग्रह है ना, यूरेनस है या फिर नेपच्यून है, तो आप इन सभी को क्या देखोगे, इसकी सबसे खास बात क्या है कि सारे ग्रह में एक छल्ला बना होता है। छल्ला मतलब इसके सारे चारों तरफ में क्या है, एक रिंग, अंगूठी के समान, अंगूठी पहनते हो ना, अंगूठी जो होती है ना, जैसे आप रिंग पहनते हो अंगूठियाँ, तो जैसे वो गोल होती है, वैसे इन ग्रहों के चारों तरफ से एक गोल सा सर्कल सा कुछ चमकता हुआ प्रतीत होता है, जिसको हमने छल्ला बोल दिया, ठीक है। तो छल्ला सा प्रतीत किसके किसके पास होता है? जो बृहस्पति ग्रह है, ठीक है,
शुक्र ग्रह को छोड़ के फिर शनि ग्रह और यूरेनस। तो वीरवार, शनिवार और आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि वीर और शनि, फिर यूरेनस और नेपच्यून। ये आखिरी में जो 4 ग्रह हैं इनके आसपास एक छल्ला सा प्रतीत होता है, जो कि आप कह सकते हो कि किसके जैसा दिखता है, एक अंगूठी पहनते हो, अंगूठी के समान दिखता है, ठीक है, उसकी तरह आकृति बनाता है ये ग्रह के चारों ओर एक चमकता हुआ, जो आप किसकी मदद से देखोगे, आपको देखो लिखा हुआ है नीचे मैंने, जिसे दूरबीन की मदद से देखा जा सकता है, ठीक है। तो छल्लों को अगर आपको देखना है कि सचमुच ऐसा कुछ दिखता है चारों तरफ, चमकीला सा कुछ इस ग्रह के चारों तरफ, तो आपको ध्यान से देखने पे पता चल जाएगा कि हाँ वाकई में वहाँ पे कुछ अलग सा प्रतीत होता है। और इसको देखने के लिए हम अपनी आँखों से, मतलब नग्न आँखों से, मतलब हम देख नहीं सकते इसको, ठीक है, बहर आँखों से हम इसको देख नहीं सकते, नग्न आँखों से हम इसको देख नहीं सकते बिल्कुल, क्योंकि वो सडन हमारी आँखों की रोशनी या हमारी आँखों पे इफ़ेक्ट पड़ता है। इसीलिए हम, या फिर जो इस तरह की चीज़ों पे खोजबीन करते हैं वो क्या करते हैं, हमेशा किसका उपयोग करते हैं, दूरबीन का, ठीक है, वो हमेशा दूरबीन का उपयोग करते हैं इस तरह की चीज़ों को जो चमकती हुई ज़्यादा है उनको देखने के लिए, ताकि उनकी आँखों पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो दूरबीन का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, इस तरह की चीज़ों को देखने के लिए। जो ग्रह हैं उसके चारों तरफ छल्ले वगैरह हैं, या ऊपर जो खगोलीय स्थिति में, जो खगोलीय क्षेत्र में, जो खगोलीय स्थिति में जो भी बदलाव हो रहे हैं उन सबको कहाँ से, किससे देखते हैं, दूरबीन की मदद से। बिना दूरबीन की मदद से देखना असंभव है, और आपको दिखेगा भी नहीं, और उल्टा आपकी आंखों पर जोर पड़ेगा, या फिर उसका प्रभाव भी गलत पड़ सकता है। इसीलिए हमें दूरबीन का इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है, ठीक है। मैंने एक ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि लास्ट 4 प्लैनेट, यानी कि जुपिटर के बाद आपका है सैटर्न, ठीक है, जुपिटर के बाद क्या है, सैटर्न और यूरेनस, यू और एन से नेपच्यून। तो ये 4 ग्रह हैं। मैंने नीचे क्या लिखा हुआ है कि सभी गैसीय ग्रह हैं, कि ये लास्ट के जो 4 ग्रह होते हैं, जैसे आप कौन कौन से ग्रह देखोगे, इसको कैसे याद रखोगे कि मार्स, वीनस, अर्थ, मून, है ना, मार्स, वीनस, अर्थ, मून, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है। तो ये 8 के 8 ग्रह जो है आपको देखने को मिलेंगे। नोवा ग्रह भी है, लेकिन उस नोवे ग्रहों को क्या है, इन्होंने काउंट नहीं करा है, जिसका नाम है प्लूटो, ठीक है। प्लूटो क्या है, जो सबसे छोटा ग्रह है, जिसको हम अगर हिंदी की बुक में ही पढ़ेंगे, मतलब हिंदी मीडियम की बुक में पढ़ेंगे, तो इस प्लूटो को हमने बोने ग्रह का नाम दिया हुआ है, ठीक है। एनसीईआरटी में ऐसा लिखा हुआ है कि बोने ग्रह की संज्ञा दी गई है किसको, प्लूटो को, जो कि नोवा ग्रह है, बट काउंट नहीं होता। मेन ये 4 आगे और 4 पीछे, यानी कि टोटल 8 ग्रह हैं जो काउंट होते हैं। नोवा ग्रह कौन सा है, आप अपनी नॉलेज और अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख के रखना कि नोवा ग्रह का नाम क्या है। नोवे ग्रह का नाम है प्लूटो, जो कि किसकी संज्ञा दी गई है प्लूटो को, एक बोने ग्रह की, सबसे यानी बहुत सबसे छोटे ग्रह की संज्ञा दी गई है, ठीक है। फिलहाल उसको अलग रखते हुए हम बाकी 8 ग्रह पर ध्यान देंगे, जो 8 ग्रह मेन है, ठीक है। उसकी भी खोज की गई है, तो अब आगे हम करेंगे तो उसमें भी हम बताएंगे, ठीक है। तो चलिए फाइनली हम यहाँ पे एंड अप करते हैं आज की क्लास। ये ध्यान रखना आप सभी, यहाँ पे जो लिखा हुआ है मैंने, ये जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है। जुपिटर मतलब बृहस्पति ग्रह, यानी कि वीर ग्रह, और शनि यानी कि सैटर्न, ठीक है, यूरेनस और नेपच्यून, ये 4 जो ग्रह हैं ये पीछे के ग्रह हैं। 8 ग्रह में से जो लास्ट के 4 ग्रह हैं ये सारे के सारे किससे बने हुए हैं, गैसीय ग्रह, गैसों से बने हुए, गर्म जलते हुए, जैसे कहते हैं ना कि उस तरह से गैसों से बने हुए हैं। तो यहाँ पे आप टिक नहीं सकते, आप इस ग्रह पे जा नहीं सकते, क्योंकि ये गैसों से बने हुए हैं, है ना, और बहुत ज्वलंत है, बहुत जलता हुआ, बहुत फायरी है, मतलब ठीक है, फायरसी है, बहुत ज़्यादा जलता हुआ, बहुत ही ऐसे आग जैसा, जो हम कह सकते हैं ना, इस तरह का, जिस पे हमारा जीवन संभव है नहीं। हमारा जीवन किस पे संभव है, जिसमें हम अभी रहते हैं, यानी कि पृथ्वी। पृथ्वी भी क्या है, एक ग्रह है जो
सूरज से अपनी शक्तियाँ मतलब शक्ति मतलब ऊर्जा या सब चीज़ें इस तरह से प्रदान करती लेती है मतलब उससे, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि 4 कौन से ग्रह हैं जो गैसों से बने हुए हैं। तो जो 8 ग्रह में से जो लास्ट के 4 आपको मिलेंगे वो सारे के सारे किससे बने, गैसों से, ठीक है। तो चलिए हम अपनी क्लास को अब फाइनली विराम देते हैं यहाँ पे, ठीक है, एंड अप करते हैं और हम अपनी नेक्स्ट क्लास को स्टार्ट करेंगे, ठीक है, बाद में या कल। तो तब तक के लिए आपको जितना इसमें लिखाया है बताया है आप इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, पढ़िएगा। सीटेट में नया क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो बहुत ट्रिकली से लग रहे हैं बच्चों को, स्टेटमेंट वाइज है क्योंकि, ठीक है। इसमें एक कथन उसका निष्कर्ष फिर एक कथन तो दूसरा कथन भी दे रखा है, फिर और इसमें एक क्वेश्चन के आधार एक लाइन के आधार पे 4 उसके अलग अलग तरह के क्वेश्चन बना के दे देते हैं। अब फिर इसमें क्या पूछते हैं कि बताओ इसमें से कौन सा सत्य कथन है, विच वन विल बी द राइट, ठीक है। तो अब क्या कर रहे हैं वो 4 ऑप्शन दे देते हैं और चारों में से उन्हीं से रिलेटेड सारी बातें दे देंगे। फिर बोलेंगे अच्छा ये ऐसा होता है, अच्छा वैसा नहीं होता है, तो इस तरह से। तो अभी जैसे बात मैं करूँ तो ग्रह की, तो ग्रह को हमने क्या बता दिया कि जैसे मान लो ग्रह की बात बोली तो ग्रह में एक ऐसे स्टेटमेंट में आ जाएगा कि ग्रह का ग्रीक नाम प्लेनेटाई है। ये तो आपने पढ़ा तो पता है कि हाँ है, लेकिन अगर वहाँ पे सीटेट में जब क्वेश्चन आया, ये फ्रेमिंग हुई कि क्वेश्चन में फ्रेम किया जाएगा, इसको वहाँ पे लिखा जाएगा, तो हो सकता है यहाँ पे प्लेनेटाई है की जगह ना लिख दे कि ग्रह जिसका ग्रीक नाम प्लेनेटाई नहीं है, एक ये स्टेटमेंट दे देगा। फिर आपको लिख देगा कि प्लेनेटाई जिसका मतलब चारों ओर परिक्रमा या भ्रमण करना या घूमने वाला होता है, तो ये तो चलो ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी आपने पढ़ी, वो भी पढ़ी थी, तो आपको दोनों को पता है कि भैया ग्रह का मतलब प्लेनेट ही होता है और प्लेनेटाई ग्रीक वर्ड है, ग्रीक नाम है, तो यह आपको पता है कि हाँ होता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल दें, नहीं होता है, तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। क्यों? क्योंकि प्लेनेटाई नाम ग्रीक है, लेकिन क्वेश्चन में तो बोला ग्रीक नहीं है प्लेनेटाई, तो पहले ही क्वेश्चन स्टेटमेंट में गलत हो गया। तो इस तरह से ध्यान रखना है, समझते हुए कोशिश करना है पढ़ने की, ठीक है। चलिए बाय। मेरे इस चैनल सोशल विद संदीप को आप आई होप लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। मैं डेफिनेटली एनसीईआरटी बेस्ड ही सब कुछ कराने वाला हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप समझेंगे और देखेंगे भी। ओके बाय टू एवरीवन।